वीडियो को शुरू करने से पहले स्ट्रिक्टली स्टूडेंट में आपका स्वागत है। अगर आप बीए और बीएलएलबी जैसे कोर्सेज कर रहे हो तो आपको इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, साथ ही उनकी हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर करो कि आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। एक और नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का पहला लेक्चर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने क्या क्या कवर किया था? उसमें हमने कवर किया था ओरिजिन ऑफ स्टेट से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का क्या लेना देना है। फिर हमने देखा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आखिर होती क्या है, ठीक। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ द मैन की स्टेट ऑफ नेचर के समय में, यानी कि जब कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई सरकार नहीं थी, कोई राजा रानी नहीं थे, कुछ नहीं था, तो लोग कैसे रहते थे, उनका नेचर क्या था, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में यार हम ये कवर करेंगे कि टर्म्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, हॉब्स, लॉक और रूसो ने 3 अलग अलग रीजंस बताए थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पिक्चर में आई क्यों लोगों ने सोचा कि हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए। 3 अलग अलग रीजंस दिए तीनों थिंकर्स ने। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों ने क्या क्या अलग अलग टर्म्स बताए हैं। जब लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो उसके कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, है ना, जो कि जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उन्हें फॉलो करने होते हैं। तो इन तीनों ही थिंकर्स ने, हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा लोगों के बीच एक सॉवरेन अथॉरिटी बनाने के लिए, उसके टर्म्स को एक्सप्लेन किया है अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अपने नज़रिए से, ठीक। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे हॉब्स। हॉब्स क्या कहते हैं? हॉब्स कहते हैं इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच विद ऑल एंड ऑफ ऑल विद ईच, ठीक है। ये हर एक सिंगल इंडिविजुअल का जो सोसाइटी में रहता है उसका सभी से, और सभी का उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। जो कहते हैं ना, एक है सभी के लिए और सभी हैं एक के लिए, वही बात यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच विद ऑल एंड ऑफ ऑल विद ईच। ये सबके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज़ के लिए है? टू सेट अप अ सॉवरेन अथॉरिटी, एक सॉवरेन अथॉरिटी बनाने के लिए। फिर हॉब्स कहते हैं कि सॉवरेन इज नॉट, हाँ, सॉवरेन जो अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एग्जिस्टेंस में आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होगी, जिसकी वजह से वो सुप्रीम और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इंजॉय करेगी। इसके कहने का मतलब क्या है? जब भी दो पार्टीज़, कोई भी दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो उनके बीच एक समझौता होता है, उसके कुछ टर्म्स होते हैं, बट जो सरकार बनेगी, लोगों के बीच जो समझौता हो रहा है उसकी वजह से जो सरकार बनेगी वो उस कॉन्ट्रैक्ट की या उस समझौते की हिस्सेदार ही नहीं है, जिसकी वजह से जो सरकार बनती है, जो अथॉरिटी बनती है, उसके पास सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं। उससे ऊपर कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती। वो लोगों को वेलफेयर के लिए काम करेगी, उनको मैनेज करेगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, अलग अलग काम करेगी, बट वो सॉवरेन होगी नेचर में। ये मेन पार्ट है, ठीक। फिर हॉब्स कहते हैं एवरी मैन गिव अप हिज नेचुरल राइट्स एंड पावर्स टू अ कॉमन पावर हु वर्क फॉर देयर वेलफेयर एंड प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, है ना। हर इंसान अपने जो नेचुरल राइट्स हैं वो हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। नेचुरल राइट्स हैं और नेचुरल पावर्स हैं, वो एक कॉमन पावर को वो लोग दे देंगे, यानी कि अपनी सरकार को, अपनी सोवरेन अथॉरिटी को, जो कि उनके वेलफेयर के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करेगी, 2 चीज़ों के लिए, ठीक है। ऐसा हॉब्स का कहना है। फिर अगला है हमारा लॉक, ठीक है। लॉक क्या कहते हैं? सेम हॉब्स की तरह इस वाले में भी देख सकते हो आप। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच विद ऑल एंड ऑफ ऑल विद ईच। ये हर एक इंडिविजुअल का सभी से और हर सभी का उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस चीज़ के लिए? टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स एंड पनिश द ऑफेंडर्स। लॉक ने नेचर ऑफ द मैन और सोसाइटी जो बताई थी स्टेट ऑफ नेचर के समय में, वहाँ से आप कोरिलेट करके देखोगे तो आपको लॉक का पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। इनका कहना है कि लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में अपने नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही ऑफेंडर्स जो कि सोसाइटी में डिसऑर्डर लाते हैं, जो लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में सोसाइटी में डिसऑर्डर लाते हैं, उनको पनिश करने के लिए भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें लोग आए। अब इनके क्या है टर्म्स, इन्होंने क्या बताया, लॉक ने क्या बताया?
इन्होंने ये टर्म्स बताए कि हर इंसान, एवरी मैन गिव अप हिज नेचुरल राइट्स एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीनों राइट्स को छोड़ करके जितने भी नेचुरल राइट्स उस समय सोसाइटी में हर इंसान के पास थे, उसने वो दे दिए। किसको दे दिए? एक कम्युनिटी को दे दिए, है ना। और उस कम्युनिटी ने उनके बिहाफ पर जो है एक गवर्नमेंट बनाई, एक सवरेन अथॉरिटी बनाई। इनडायरेक्ट इलेक्शन, अगर आपको पता हो, लॉक का मानना है चीज़ें ऐसी हुई कि लोगों ने अपने राइट्स जो है एक कम्युनिटी को दिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिए, और उन लोगों ने मिल करके फिर एक सरकार बनाई। किस तरीके से वो सरकार होगी, किस तरीके से वो काम करेगी, ये सब उस कम्युनिटी के लोगों ने डिसाइड किया, जिसको कि सभी लोगों ने अपने राइट्स, नेचुरल राइट्स एक्सेप्ट 3, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को छोड़कर गिव अप किए थे। ये लॉक का कहना है। अगला पॉइंट है इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू रेजिस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, लॉ कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स थे सोसाइटी के, जब भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आए तो उनके पास हक था कि वो सरकार के अगेंस्ट रजिस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर उनकी कुछ मांग है तो वो डिमांड कर सकते हैं, उनके पॉलिसीज़ के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, उनका विरोध भी कर सकते हैं। और इफ़ द गवर्नमेंट डिसॉल्व, सोसाइटी विल नॉट डिसइंटीग्रेट। अगर हमारी जो सरकार है वो डिसॉल्व भी हो जाती है, वो ख़त्म भी हो जाती है सोसाइटी से, तो सोसाइटी डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। वो कम्युनिटी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, वो सरकार ज़रूर ख़त्म हो जाएगी जो उस कम्युनिटी से बनी थी, बट जिन लोगों ने उस कम्युनिटी को बनाया था वो सोसाइटी नहीं चली जाएगी, वो लोग नहीं ख़त्म हो जाएंगे, केवल वो कम्युनिटी, वो सरकार ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लॉक का कहना है। फिर अगला पॉइंट है कि गवर्नमेंट मस्ट गवर्न विद कंसेंट ऑफ पीपल। लॉक ये भी कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि गवर्नमेंट मस्ट गवर्न विद कंसेंट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट जो है उसको कंसेंट ऑफ पीपल, लोगों के कंसेंट, लोगों की सहमति के साथ जो है अपना काम करना चाहिए, उनको गवर्न करना चाहिए। एंड पीपल हैव द राइट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। और लोगों के पास हक है कि वो गवर्नमेंट को, जो अथॉरिटी उन्होंने बनाई, कम्युनिटी ने बनाई, अगर एग्जैक्टली कहूँ कम्युनिटी ने बनाई लोगों के बिहाफ पर, उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का, उसको हटा देने का हक है लोगों के पास। ऐसा भी लॉक ने कहा था। ठीक, तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट थिंकर पर, जो कि है रूसो। रूसो भी वही सेम बात कहते हैं, उसी तरीके से हम इसे भी पढ़ेंगे शुरुआत में। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ईच एंड ऑफ ईच विद ऑल। हर एक इंडिविजुअल का सभी से और सभी का उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक समझौता है, टू फॉर्म अ कम्युनिटी, एक पॉलिटिकल बॉडी, एक पॉलिटिकल बॉडी या फिर एक कम्युनिटी बनाने का। ठीक, फिर उसके बाद जो टर्म्स होंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग टू रूसो, वो ये थे कि ऑल इंडिविजुअल्स सरेंडर देयर नेचुरल लिबर्टी। ठीक है, उनका कहना है कि जो इंडिविजुअल सोसाइटी के हैं वो अपने नेचुरल लिबर्टी जो है उस कम्युनिटी को, उस पॉलिटिकल बॉडी को दे देंगे, जिसको बनाने के लिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, और बदले में उनको सिविल लिबर्टी जो है इन रिटर्न में मिल जाएगी। यानी कि उनकी लिबर्टी चली जरूर जाएगी, बट सिविल लिबर्टी के फॉर्म में उनके पास वापस आ जाएगी। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, बट लिबर्टी दोनों ही केसेस में लोगों के पास रहती है। नेचुरल लिबर्टी पे कोई लिमिटेशन नहीं होगी इंडिविजुअल्स के पास, मतलब कि जैसे वो हैं बाय नेचर वैसे वो अपने मन मुताबिक वो काम कर सकते हैं। बट सिविल लिबर्टी में लोगों को अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी भला सोचना होता है। हल्का सा डिफरेंस दोनों में आता है, बट लिबर्टी तो दोनों के पास ही है ना। पहले भी उनके पास लिबर्टी थी, और जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आकर के एक कम्युनिटी बनाए हैं तब भी उनके पास लिबर्टी है, बस नाम बदल गया है उसका और थोड़ा सा अंतर आ गया है। ठीक, फिर अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू रूसो, मैथ्स नहीं, यहाँ पर मैंस होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैंस होगा, ये मैथ्स नहीं होगा। मैंस फ्रीडम इज इन ओवरकमिंग हिज एक्चुअल विल और पर्टिकुलर विल एंड फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ रियल और जनरल विल। रूसो का ये कहना है कि एक इंसान का जो फ्रीडम है, यानी कि एक इंसान एक्चुअली में फ्रीडम तब पाता है जब वो एक्चुअल विल के हिसाब से नहीं बल्कि रियल या जनरल विल के हिसाब से काम करे। ठीक है, अब इसके कहने का क्या मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल विल और रियल विल होती क्या है ना, तभी आप इस पॉइंट का सही से मतलब समझ पाओगे। तो एक्चुअल विल क्या होती है? एक्चुअल विल इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट while real will is motivated by collective goal। एक्चुअल विल अगर किसी इंसान की बात करें वो केवल मोटिवेट होती है सेल्फ इंटरेस्ट की। जब कोई इंसान केवल अपना भला सोचता है,
कोई ऐसा एक्शन लेता है जिसमें वो सिर्फ अपना भला सोच रहा है, सामने वाले का नुकसान भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल सेल्फ इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब कि वो इंसान एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। ठीक। और अगर वही इंसान वो ऐसे एक्शंस लेता है, ऐसे डिसीजंस लेता है, ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि वो अपना, जिसमें कि वो अपना ही भला नहीं सोच रहा बल्कि दूसरों का भी भला सोच रहा है, जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी का भी भला सोच रहा है, कलेक्टिव गुड के बारे में सोच रहा है, तब वो इंसान जो है रियल विल के हिसाब से काम कर रहा होता है। ठीक है। रूसो कहते हैं कि जब कोई इंसान एक्चुअल विल के हिसाब से काम करता है, व्हेन अ मैन एक्ट्स, यहाँ पर एक्ट्स होगा, सॉरी, acts according to actual will, he lives in illusion of freedom and real will provide the ultimate freedom। कहने का मतलब कि जब कोई इंसान एक्चुअल विल के हिसाब से काम करता है तो वो एक इल्यूजन में जीता है, उसको लगता है कि वो फ्री है, वो अपने मन मुताबिक जो मन आ रहा है वो चीज़ कर रहा है, अपने भले के लिए जो उसको सही लगता है वो कर रहा है, बट एक्चुअली वो एक इल्यूजन है ना। वो एक्चुअल फ्रीडम, वो रियल फ्रीडम नहीं है ना, वो असल में फ्री होना उसे नहीं कहते हैं, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, एक छलावा है, आसान हिंदी में कहें तो। और रियल विल के हिसाब से जब वो एक्ट करना शुरू करता है तब वो एक्चुअली अल्टीमेट फ्रीडम को पाता है, वो असल में जान पाता है कि आज़ाद होना और अच्छे से जीना किसे कहते हैं, अल्टीमेट फ्रीडम को पा पाता है। ठीक है। रियल विल और जनरल विल लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी में देखिए, डेमोक्रेसी में हम यही तो देखते हैं कि मेजोरिटी विंस, माइनॉरिटी नहीं मेजोरिटी विंस होता है, लोगों के भले के बारे में सोचा जाता है, कलेक्टिव गुड के बारे में सोचा जाता है, जो ज़्यादातर मेजोरिटी जो डिमांड करती है, जो मेजोरिटी चाहती है उसी को प्रिवेल किया जाता है डेमोक्रेसी में। तो ये जो रियल विल और जनरल विल का कॉन्सेप्ट है जिसमें इंसान लोगों के भले के बारे में सोचता है और इसके थ्रू अल्टीमेट फ्रीडम को अचीव करता है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसने फाउंडेशन, नींव रखी थी मॉडर्न डेमोक्रेसी की, जो कि आज के समय में हम सभी जानते हैं बेसिक तौर पर तो। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है द सॉवरेन इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो सॉवरेन अथॉरिटी जो बनेगी इन लोगों के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाने से, समझौते में आ जाने से, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा होगी। ठीक। फिर है रूसो सपोर्ट्स एब्सोल्यूट इंडिविजुअल इनएलिएनेबल सॉवरेनिटी। ये तीनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि जो सॉवरेन अथॉरिटी बनेगी वो सबसे पहली बात जनरल विल या फिर रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करेगी, है ना। और जो है वो क्या होगी, तीन चीज़ें, एब्सोल्यूट, इंडिविजुअल और इनएलिएनेबल होगी नेचर में। ठीक है। ऐसी सॉवरेन अथॉरिटी होगी वो अकॉर्डिंग टू रूसो। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है सिंस पीपल आर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सॉवरेनिटी, राइट टू रेजिस्टेंस इज नॉट नेसेसरी। जो सॉवरेन अथॉरिटी लोग बनाएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आकर के, वो उसके हिस्से होंगे, उस सॉवरेन अथॉरिटी के हिस्से होंगे, वो भी वैसा ही काम करेंगे, वो लोगों के भले के बारे में सोचेंगे, केवल अपने भले के बारे में नहीं, वो कलेक्टिव गुड के बारे में सोचेंगे। तो एक तरीके से वो सरकार का वेलफेयर वाले का एक्शन ही लेंगे, सरकार का वेलफेयर वाला काम ही करेंगे। तो इस वजह से राइट टू रेजिस्टेंस होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। जब इंसान हमेशा अपने बारे में नहीं बल्कि कलेक्टिव गुड के बारे में सोचेगा, और जो सॉवरेन अथॉरिटी बन रही है वो भी लोगों के भले के बारे में सोचने के लिए बन रही है, तो दोनों में क्लैशेस होंगे ही कैसे। तो राइट टू रेजिस्टेंस नेसेसरी है ही नहीं रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के टर्म्स के हिसाब से। ठीक है। तो ये तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके उस पॉइंट को दोबारा से देखिए, फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं मोटिवेशन से रिलेटेड रील्स, करंट अफेयर्स और आपके जीके एमसीक्यूज डालता रहता हूँ। तो बस यार केवल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।